हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुराट। हमने स्टार्ट किया था बेटा अमेंडमेंट्स का डिस्कशन। अमेंडमेंट्स दैट आर रिलेवेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन सीए फाइनल इन May 21 अटेम्प्ट, उनके अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेटा इनडायरेक्ट टैक्स पेपर से रिलेटेड विद आवर अमेंडमेंट बुकलेट। ये अमेंडमेंट बुकलेट आप डाउनलोड कर सकते हो, मेरी वेबसाइट www.icaligue.com पे अवेलेबल है। ठीक है बेटा, प्लस डिस्क्रिप्शन लिंक में आप देख सकते हो, फर्स्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी ये अवेलेबल रहेगी बेटा। इसके अलावा May 21 के लिए अपडेटेड कोर्स जो रहेगा यहाँ पे पेन ड्राइव कोर्सेज क्लासेस, गूगल ड्राइव क्लासेस, यस May 21 के लिए along with all the amendments, सारे amendments कवर किए, updated batches available, that is also available on my website only icaligue.com। ठीक है, तो आप वहां देख सकते हैं। इसके जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिस्कशन भी लिया अबाउट द कोर्स, 100 आवर्स कोर्स के बारे में, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में रिटर्न्स चैप्टर से आगे के अमेंडमेंट्स। रिटर्न्स चैप्टर में एक छोटे बहुत अमेंडमेंट्स है, देखेंगे एक बार। Nil GSTR 3B and GSTR 1 can be filed through SMS। बेटा बहुत बढ़िया फैसिलिटी आ गई है। अगर आपका जीएसटी का जो रिटर्न है 3B यहाँ पे या जो आपका बेटा फॉर्म है GSTR 1 वो निल है, तो वो आप SMS फैसिलिटी भी दी गई है, उसके थ्रू भी फाइल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट आया है। A registered person who is required to furnish nil return under section 39 in form GSTR 3B or nil details of outward supply under 37 अंडर सेक्शन 37 ऑफ GSTR 1, मतलब अगर निल रिटर्न है आपका कि कौन सा GSTR 3B या आपका निल यहाँ पे डिटेल्स है किसमें बेटा GSTR 1 में, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर अ टैक्स पीरियड एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शैल इंक्लूड furnishing of the said return or details of outward supply through a short messaging service using the registered mobile number, and the said return of details of outward supply shall be verified by the registered mobile number by the OTP facility। बेटा तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग बोला जाता है तो उसमें क्या इंक्लूड किया जाएगा, अगर आपने वो रिटर्न या फॉर्म कैसे फाइल किया बेटा, आपने या जो और यहाँ पे जो मैसेजिंग फैसिलिटी, शॉर्ट मैसेजिंग फैसिलिटी यूज करी आपने यहाँ पे, और वो फैसिलिटी से आपकी मोबाइल नंबर जो उस पर ओटीपी आया और उससे आपने फाइल किया, तो उस रिटर्न को भी क्या माना जाएगा बेटा, यहाँ पे ये प्रॉपर वैलिड रिटर्न रहेगा। यहाँ पे आपको आप मैसेज सर्विसेज से भी फाइल कर सकते हैं। अनिल रिटर्न शैल मीन, अब निल रिटर्न का मतलब क्या हुआ बेटा, अंडर सेक्शन 39 फॉर अ टैक्स पेड दैट इज निल और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स। भाई जितने भी टेबल्स है ना यहाँ पे 3B फॉर्म में या GSTR 1 फॉर्म में, कोई भी टेबल में कोई भी एंट्री नहीं, कोई भी टेबल में कोई भी एंट्री नहीं। ठीक है, सो निल और नो एंट्री इन ऑल द टेबल्स in form GSTR 3B or form GSTR 1 as the case may be, the same facility has been extended to the statement CPM 08 for composition taxable person for payment of tax on quarterly basis। तो बेटा सेम ये जो फैसिलिटी है किस पे भी एक्सटेंड की गई है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन जो क्वार्टरली पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहे हैं उनके जो स्टेटमेंट होता है CMP 08 वो भी यहाँ पे वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या फैसिलिटी आई है बेटा, मैसेज के थ्रू कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल अमेंडमेंट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहां पे GSTR 1 में GSTR 3 में बेटा कोई भी एंट्री नहीं है कोई भी टेबल में, तो वो आप मैसेज के थ्रू भी फाइल कर सकते हो। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट, नोटिफाइंग क्वार्टरली मंथली GSTR 1 फाइलिंग ड्यू डेट। तो बेटा यहाँ पे अक्टूबर से लेकर के तो अक्टूबर टू दिसंबर, जनवरी टू मार्च, ये पूरे पीरियड के लिए अक्टूबर 2020 टू मार्च 2021 यहाँ पे कुछ ड्यू डेट्स यहाँ पे चेंज की गई है और बताई गई है। देखते हैं हम क्या नोटिफाई करी है। A registered person having aggregate turnover of up to 1.5 CR, जिसका aggregate turnover कितना है बेटा 1.5 CR तक है, in the preceding financial year or the current financial year shall furnish details of outward supply of goods or services both in GSTR 1 under GST rules as below। तो यहाँ पे जो GSTR 1 बेटा फाइल कर रहे हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक है, उनके लिए क्या डेट्स दी गई है हम देखेंगे। किस क्वार्टर की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, अक्टूबर 2020 टू मार्च 2020, अक्टूबर 2020 टू दिसंबर 2020 जो क्वार्टर है, क्वार्टर्स फॉर विच द डिटेल इन फॉर्म GSTR 1 आर फर्निश्ड, तो उसकी ड्यू डेट दी गई थी 13th ऑफ जनवरी बेटा, और जनवरी टू मार्च की ड्यू डेट दी गई है 13th ऑफ अप्रैल। तो ये लोग जो क्वार्टरली GSTR 1 फाइल कर रहे हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR तक है, उनके लिए ड्यू डेट्स क्या है बेटा, अक्टूबर टू दिसंबर के लिए 13 जनवरी एंड जनवरी टू मार्च के लिए 13 अप्रैल। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बेटा अमेंडमेंट ये।
अब जो रजिस्टर्ड पर्सन बेटा जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है उनके लिए भी नोटिफाई किया। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन 1.5 सीआर in the preceding financial year or current financial year shall furnish detail of supply of goods or service in GSTR1 for October to March. Due date is 11th of the succeeding such month. तो अक्टूबर टू मार्च के लिए क्या लिखा है इन्होंने 11th of succeeding month, मतलब कि अक्टूबर का 11th of नवंबर, फिर नवंबर का 11th of बेटा क्या दिसंबर, दिसंबर का 11th of जनवरी एंड सो ऑन। ये सब मंथली फर्निशिंग वाले हैं जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 सीआर से ज्यादा है, तो उनके लिए ये ड्यू डेट नोटिफाई की। तो इस अक्टूबर टू मार्च पीरियड के बेटा GSTR1 की ड्यू डेट्स चेंज करी गई है और यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक्सटेंशन ऑफ टर्नओवर लिमिट टू कंडक्ट GST ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। So as per provision to rule 83 in respect of financial year 18-19, 19-20, every registered person whose aggregate turnover exceeds what बेटा 5 crore shall get its account audited। क्या बोला यहाँ पे 5 करोड़, 5 करोड़ जिसका यहाँ पे टर्नओवर, यहाँ पे जिससे 5 करोड़ से ज्यादा क्या है एग्रीगेट टर्नओवर उसको करा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट करके इन्होंने नई लिमिट क्या बताई है आपको 5 करोड़, पहले जो 2 करोड़ थी। सो एग्रीगेट टर्नओवर आपका क्या 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको अकाउंट्स आपके ऑडिट कराने हैं एज स्पेसिफाइड अंडर 35 एंड शैल फर्निश अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स एंड रिकंसिलिएशन इन फॉर्म 9C फॉर द सेट फाइनेंशियल ईयर। तो आपके अटेम्प्ट के लिए तो बेटा यही याद रखना है, अभी जो रिसेंटली बजट से जो चेंजेस आए बजट 2021 के, तो वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, आपके लिए यही एप्लीकेबल है। जो भी चेंजेस सेक्शन 35 में 44 में जो आए हैं और जो रहेंगे वो बेटा फाइनेंस बिल 2021 के थ्रू आएंगे। आपके अटेम्प्ट के लिए आपको क्या याद रखना है 18, 19, 19, 20 के लिए GST ऑडिट जो है उसकी लिमिट्स क्या है बेटा, उसकी लिमिट्स है यहाँ पे 5 करोड़, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना है। तो यहाँ हमारा बेटा क्या होता है रिटर्न्स चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा पेमेंट ऑफ टैक्स TDS TCS, एक ही अमेंडमेंट है बेटा, यहाँ पे सेक्शन 50 में हम देखेंगे वो एक ही अमेंडमेंट है, बाकी कुछ ज्यादा अमेंडमेंट है नहीं इस चैप्टर में। सो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 ऑन नेट टैक्स लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है बेटा कि जो यहाँ पे आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, हम यहाँ पे डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए हम जो इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं उसे अब बोला गया आपको किस पे देना है, नेट लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश में वो पैसा देना है, ठीक है। समझेंगे अभी इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। सो सेक्शन 50 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट बेटा इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स, हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ टैक्स बताता है सेक्शन 51। इट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने फॉर एग्जांपल रिटर्न लेट फाइल किया, यहाँ पे आपने लेट पेमेंट ऑफ टैक्स किया तो आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है 18% से आप इंटरेस्ट पे करते हैं 18% से। The period of delay can be determined as difference between the day succeeding the day on which tax was due to be paid। तो जब से टैक्स आपका ड्यू था तब से एक्चुअली आप जब तक पे करते हो उतने पीरियड का आपको डेज कैलकुलेट करके इंटरेस्ट पे करना रहेगा। The controversy which ran was such interest is to be calculated on net tax liability और gross tax liability। भाई लोगों को कंफ्यूजन था कि भाई यहाँ पे ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे लगेगा या नेट टैक्स लायबिलिटी जो कैश में पे करना है उसमें इंटरेस्ट रखना है पे करना है, क्योंकि हमारे ITC तो पढ़ा ही हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चंस थे, तो यहाँ देखो गवर्नमेंट ने कैसे क्लैरिफाई किया। पूरा सेक्शन 50 यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे बेटा, हम यहाँ पे जितना अमेंडमेंट का पार्ट है हम उतना ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जो 51 है इसमें ये जो प्रोविजन इंसर्ट किया हम इसी से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो अमेंडमेंट है बेटा ये जो है ये रिट्रोस्पेक्टिव लिंक लगाई है, मतलब 1 जुलाई 2017 से जब से GST आया है, ठीक है। सो पढ़ेंगे एक बार क्या है सेक्शन 50 में। 51 जो हमने पढ़ा था बेटा यहाँ पे 51 ही लिया है मैंने। Every person who is liable to pay tax in accordance with the provision of this act or rules made thereunder but fails to pay the tax or part thereof to the government। आपकी लाइबिलिटी थी गवर्नमेंट को टैक्स पे करने की, बट आप नहीं पे किए, आर यू फेल्स टू पे द टैक्स, देन within the period prescribed, then shall for a period for which tax or any part thereof remains unpaid pay on his own interest at such rate not exceeding 18% as may be notified। और नोटिफाइड रेट भी क्या बेटा 18% है। तो यहाँ पे क्या बोला गवर्नमेंट ने, क्या बोला गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कितना पे करना रहेगा 18%। 18% इंटरेस्ट जब भी आप क्या कर रहे हो बेटा आपको इंटरेस्ट पे करना था बट आपने नहीं किया, यू फेल्स टू पे। तो जब भी आप अमाउंट पे करने वाले हो, आप यहाँ पे टैक्स पे करने वाले हो, साथ में इंटरेस्ट अपने आप पे कर दो। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको अलग से नहीं बोलेगी, ऑन योर ओन आपको पे करना है, कोई नोटिस की इंतजार नहीं करना है, आप ऑन योर ओन इंटरेस्ट पे करोगे। और इंटरेस्ट का रेट मैक्सिमम 51 में क्या लिखा 18% रहेगा एज में बी नोटिफाइड।
नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन से भी 18% का रेट दे दिया, तो डिले इन पेमेंट का रेट क्या बेटा 18%। अब सवाल था 18% किस पे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे या नेट टैक्स लायबिलिटी पे। तो गवर्नमेंट ने बेटा ये देखो बढ़िया सा प्रोविजन इंसर्ट किया, प्रोवाइडेड दैट इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई मेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड and declared in return for the said tax period furnished after the due date in accordance with the provisions of 39। so यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन टैक्स पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ जो भी आपने सप्लाई की हो टैक्स पीरियड में जो डिक्लेयर करी है, और जो रिटर्न आपने क्या किया बेटा, फॉर एग्जांपल फर्निश किया आफ्टर द ड्यू डेट, एक्सेप्ट वेयर सच रिटर्न इज फर्निश्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स under section 73-74 shall be levied on that portion of tax that is paid by debiting the electronic cash ledger। क्या बोला उन्होंने, क्लियरली बोला इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे लेवी होगा, इट शैल बी लेवीड ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स दैट इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो पैसा आपने कैश में दिया है उस पे इंटरेस्ट लगेगा, आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी जो भी आपने कैश में डिस्चार्ज करनी उस पे इंटरेस्ट देना, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे नहीं। समझेंगे, एग्जांपल से समझेंगे और ज्यादा अच्छे से समझेगा। ये जो अमेंडमेंट है बेटा इट इज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, मीनिंग देयरबाय इट विल अप्लाई फ्रॉम 1st जुलाई 2017 फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्सेस व्हिच हैड बीन क्लैरिफाइड बाय इशू ऑफ प्रेस रिलीज। बहुत ही बढ़िया काम किया गवर्नमेंट ने। The amendment provides that interest will be levied on net tax liability to be discharged in cash in respect of return जो हम भरते हैं सेक्शन अंडर 39 में बेटा, जो हम रिटर्न भर रहे हैं, जो भी फी भी भर रहे हैं हम ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूज अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ 73-74 के हिसाब, वो जो आपके डिमांड वगैरह आ रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली जो आपने रिटर्न फाइल किया उस पे आपने डिले फाइल किया, डिले पेमेंट किया, तो उस केस में आपको क्या करना है बेटा, इंटरेस्ट पे करना है, इस पे नेट टैक्स लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज इन कैश। अब फॉर एग्जांपल आपकी अगस्त मंथ की ग्रॉस लायबिलिटी बेटा आती है 75,000, ठीक है, अगस्त का आईटीसी आपके पास पड़ा है 35,000, तो आपको टैक्स लायबिलिटी पे करने कितनी कैश में 40,000। अगस्त का रिटर्न कब जाता है, हम फिर भी यहाँ पे नॉर्मल टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगस्त का रिटर्न कभी जाता है बेटा, अगस्त का रिटर्न जाता है मैम 28 सितंबर को। अब 20 सितंबर को आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, आपने पेमेंट नहीं किया, पैसे ही नहीं पे किया, 15 अक्टूबर को फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया, 15 अक्टूबर को आपने पेमेंट किया, तो डिले इन डेज क्या हो गया बेटा 20 सितंबर। यहाँ पे आफ्टर ड्यू डेट हम अगर यहाँ पे पकड़ेंगे, ये जो डिले हमारा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हमारा डिले आ गया 25 डेज का, 25 डेज का आपका डिले आ जाता है यहाँ पे। और इंटरेस्ट कैसे लगेगा, इंटरेस्ट बेटा 75,000 पे नहीं लगेगा, किस पे लगेगा, यहाँ पे इंटरेस्ट लगेगा नेट टैक्स लायबिलिटी जो भी हमने कैश में डिस्चार्ज करनी थी उस नेट टैक्स लायबिलिटी कैश में। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी है 75,000, आईटीसी यूज किया, कितनी बची 40,000 आपकी लायबिलिटी जो आपको कैश में डिस्चार्ज करनी है। तो अमेंडमेंट ये प्रोविजन इंसर्ट करके गवर्नमेंट ने रिट्रोस्पेक्टिवली क्या क्लियर किया, ये क्लियर किया कि ये जो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ये 75,000 पे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको करना है नेट टैक्स लायबिलिटी में, मतलब कि 35,000 तो गवर्नमेंट के खाते में ऑलरेडी है। रेट क्या है 18%, डेज कितने हुए डिले के हमारे 25 डेज, तो 25 डिवाइडेड बाय 365, इंटरेस्ट 494। आप ऑन योर ओन जब आप यहाँ पे पेमेंट करोगे टैक्स का, साथ में आपको इंटरेस्ट का भी देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखना है, इंटरेस्ट किस पे डिस्चार्ज होगा बेटा, नेट टैक्स लायबिलिटी पे, नॉट ऑन ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। सेकंड, दिस अमेंडमेंट इज रिट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, आपका 1 जुलाई 2017 से ही ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये मैंने जैसे बताया आपको सिर्फ 51 में ये प्रोविजन इंसर्ट किया है, तो हमने सिर्फ वो डिस्कस किया, हमने सेक्शन 50 जो पूरा है वो यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जितना हमारा रिलेवेंट पार्ट था उतना ही एक्सट्रैक्ट लिया मैंने यहाँ पे सेक्शन 50, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में ये एक यही अमेंडमेंट है बेटा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर रिफंड, इसमें भी एक बहुत ही छोटी सी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। रिफंड ऑफ आईटीसी अंडर सेक्शन 54(3) रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ क्रेडिट रिफ्लेक्टेड इन 2 वे, ठीक है। सो क्या बात हो रही है, रिफंड जो हमारा आईटीसी का रिफंड मिलता है बेटा 54(3) में एक्यूमुलेटेड आईटीसी का, रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्सटेंट ऑफ जो भी क्रेडिट क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा 2 वे में। सो इन वेक ऑफ इंसर्शन ऑफ 36(4), हमने 36(4) पढ़ा था बेटा, it has been decided that refund of accumulated ITC shall be restricted to the ITC as per those invoices the details of which are uploaded by supplier in GSTR1 and are reflected in 2A of the applicant। तो जो भी बेटा आपको यहाँ पे रिफंड जो मिलेगा उसको कितना रिस्ट्रिक्ट करेंगे, जितना आपके 2A में लिखा है, जो भी आपके सप्लायर्स ने GSTR1 में अपलोड किया और आपके जो 2A में दिख रहा है, आपको उतना ही रिफंड मिलेगा आईटीसी का, एक्यूमुलेटेड आईटीसी। एक बार देखेंगे बेटा, रिफंड ऑफ एक्यूमुलेटेड आईटीसी,
In respect of invoices uploaded by supplier in GSTR1, the refund of accumulated ITC shall be restricted to ITC available on those invoices, the details of which are uploaded by GS supplier in form GSTR1 and are reflected in 2A of the applicant. ठीक है, किस इनवॉइसेस की बात कर रहे हैं? जिस इनवॉइसेस की रिक्वायरमेंट है अपलोड करने की बेटा, जिन सप्लायर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है GSTR1 में अपलोड करने, उनका आपको कैसे मिलेगा रिफंड बेटा? जब आपके 2A में लिखेंगे उसके बाद ही मिलेगा। दूसरी बात आती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइसेस नॉट रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड बाय सप्लायर इन GSTR1, जो इनवॉइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा GSTR1 में अपलोड करने की, जैसे कि ISD की, RCM की बेटा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, इन सब की तो जरूरत ही नहीं है बेटा किस चीज की, GSTR1 में अपलोड करने की। तो इनके केस में क्या बात हो रही है? Refund shall not be restricted on account of invoice not being uploaded by supplier, as these are invoices which will not be reflected in 2A, ये 2A में आएगी नहीं, तो इनका रिफंड रोकने की कोई बात ही नहीं आती है। रिफंड क्लेम शैल बी सपोर्टेड बाय, जो भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट है बेटा रूल 36 के, उसके हिसाब से आपका रिफंड क्लेम सपोर्ट होगा। तो ये यहाँ पे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो गवर्नमेंट ने और ये क्लैरिटी दे दी कि भाई GSTR1 में जहां अपलोड करने की सप्लायर को जरूरत है, वो जब रिसीवर के 2A में दिखेगा उसके बाद ही उसको यहाँ पे रिफंड मिलेगा, बट जहां पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो उस केस में उसका रिफंड वहां पे नहीं रोका जाएगा। ठीक है, वो उसको रिफंड रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये बिग बहुत छोटी सी क्लैरिफिकेशन थी बेटा रिफंड चैप्टर में। ऐसे ही अपील्स और रिवीजन में भी बहुत ही छोटी सी बात है बेटा, बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स है भी नहीं आपके इस अटेम्प्ट के लिए, बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, छोटी सी चीज देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू नोटिफाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस फॉर जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया है ताकि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल और बेंचेस जम्मू एंड कश्मीर के लिए। देखते हैं सेक्शन 109 हमने पढ़ा था बेटा CGST एक्ट मैंडेट्स प्रोविजन रिगार्डिंग व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड बेंचेस। 109 क्या करता है बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल और बेंचेस। ठीक है, as per the earlier provision such tribunal or benches could be specified by central government for each state or union territory except Jammu and Kashmir। बेटा पहले क्या था, पहले अर्लियर प्रोविजंस में ये ट्रिब्यूनल और बेंचेस जो स्पेसिफाई करते थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट करते थे, नो डाउट हर स्टेट के लिए, हर यूनियन टेरिटरी के लिए, बट जम्मू एंड कश्मीर के लिए नहीं करते थे। वहां पे वेयर इन सच ट्रिब्यूनल शेड भी क्या था, स्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर जम्मू एंड कश्मीर GST एक्ट। Now, Section 125 of the Finance Act amend the above provision and special dispensation for the state of Jammu and Kashmir was removed. The amendment has been made, आपको पता है ये हमने already पढ़ा हुआ है amendment, ड्यू टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट होता था, आपको पता है उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो चुका है और वो क्या हो गया बेटा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद स्टेट लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। सो the central government has now been empowered, now this is important, you have to remember this only in this amendment, the central government has now been empowered, central government empower है to notify bench of appellate tribunal for newly constituted union territory with state legislature of Jammu and Kashmir। तो अब कौन करेगा बेटा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर है कि वो बताएगी बेंच किसका, एपेलेट ट्रिब्यूनल, जो भी आपका ये जो यूनियन टेरिटरी है आपकी जम्मू एंड कश्मीर, उसके लिए कौन नोटिफाई करेगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। ठीक है, अपील्स एंड रिवीजन में बेटा यही एक छोटा सा अमेंडमेंट था। एग्जामिनेशन चैप्टर में भी बेटा कोई खास अमेंडमेंट नहीं है, छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे से 2 अमेंडमेंट है, देखते हैं हम। Extension of exemption on transportation of goods by aircraft vessel from customs station of clearance in India to a place outside India। So सर्विसेज बाय जो ये बेटा ये सर्विस पहले भी एग्जाम थी, कुछ भी नहीं हुआ है, इसका सिर्फ जो 30 सितंबर तक का एग्जामेशन था उसको एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 पे किया है। सो सर्विस कौन सी थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन, चाहे एयरक्राफ्ट से चाहे वेसल से, कस्टम स्टेशन इंडिया से लेकर के बाहर तक के पहले भी एग्जाम था, 30 सितंबर 2020 तक एग्जाम था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 30 सितंबर 2021। किस चीज की सर्विस एग्जाम थी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एयरक्राफ्ट से वेसल से, कस्टम स्टेशन इन इंडिया से लेकर के बेटा बाहर तक के, वो प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इस एक्सटेंशन को, इस एग्जामेशन को बेटा एक्सटेंड किया गया, ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है। एंड इंसर्शन ऑफ न्यू सर्विस इन एग्जामेशन लिस्ट, एक नई सर्विस आई है बेटा एग्जामेशन में, कौन सी है, ये सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो होती है उसका एग्जामेशन दिया गया है। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय, कौन देता है भाई ये सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यहाँ जो देता है वो,
Antrix Corporation Limited, New Space India Limited are exempt with effect from 16th of October 2020. तो इनकी जो सैटेलाइट की जो लॉन्च सर्विस है, जो ये तीनों भी प्रोवाइड करते हैं बेटा, उन्हें भी एग्जेम्पशन दे दिया है, जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं. A launch service provider is a type of company which specializes in launching spacecraft वगैरह जो लॉन्च करते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर. It is responsible for ordering, conversion, construction of carrier rocket, assembly, staging, payload, integration and ultimately conducting the launch itself. तो ये launch और launch से related services देता है. तो ये जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज देंगे यहाँ पे कौन दे सकता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. तो ये सारी सर्विसेज जो भी सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज है बेटा वो क्या है? एग्जेम्प्ट है. एग्जेम्पशन के चैप्टर में बेटा और कोई भी अमेंडमेंट नहीं, खाली एक यहाँ पे एक्सटेंशन किया गया है. और ये जो फर्स्ट हमने देखा था यहाँ पे खाली एक एक्सटेंशन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एयरक्राफ्ट और वेसल, और एक सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज नई इंसर्ट हुई है. बस इतने ही अमेंडमेंट्स है बेटा. एंड लास्ट बेटा मिसलिनियस प्रोविजन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. टाइम पीरियड टू पास रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर एक्सटेंडेड अप टू 5 years. तो बेटा यहाँ पे ये क्या कर दिया है? इसे एक्सटेंड कर दिया गया है. अब 5 साल तक के क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे पास कर सकते हैं. यहाँ पे हम देखते हैं क्या चीज है ये. एज पर सेक्शन 25 ऑफ आईजीएसटी एक्ट और 172 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, इफ एनी डिफिकल्टी, बेटा नया नया लॉ है जीएसटी का, ठीक है, तो अगर कोई डिफिकल्टी आती है इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, उसकी बात हो रही है. So if any difficulty arises in giving effect to any provisions of the act, कोई भी difficulty आती है बेटा अगर यहाँ पे provisions को यहाँ पे apply करने में, the government may on recommendation of the council by general or special order published in the official gazette make such provision not inconsistent with the provisions of the act or rules or regulations made thereunder as may be necessary or expedient for the purpose of removing the said difficulty. So यहाँ पे क्या बात हुई और उसके लिए टाइम लिमिट क्या दिया है? प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 years. बेटा पहले 3 years था, अभी अमेंडमेंट करके 5 years कर दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट. तो 1 जुलाई 2017 में क्या आया था बेटा? यहाँ पे ये एक्ट आया था, जीएसटी एक्ट आया था. तो यहाँ से लेकर बेटा प्लस 5 years तक के क्या हो सकते हैं? यहाँ पे ये ऑर्डर पास किया जा सकता है. किस चीज के लिए? जो भी रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी के लिए. भाई नया एक्ट है, यहाँ पे प्रोविजंस अप्लाई करने में कई बार दिक्कत आ सकती है. तो उससे रिलेटेड बात है कि अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है इन गिविंग इफेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? एक जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास कर सकती है, ऑफिशियल गैजेट में वो पब्लिश होगा और वो क्या बोलेगी? मेक सच प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स और रेगुलेशन मेड देयर अंडर फॉर द पर्पस ऑफ रिमूविंग द सेड डिफिकल्टी. तो फिर वो बताएंगे कि जो यहाँ पे प्रोविजंस है, जो प्रोविजंस है जिनको अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही है, वो एक्ट से या रूल से इनकंसिस्टेंट नहीं है और यहाँ पे क्या करेंगी बेटा? वो यहाँ पे पास करेंगी ये ऑर्डर, स्पेशल या जनरल ऑर्डर, ताकि वो डिफिकल्टी रिमूव हो जाए. बट मैक्सिमम कब तक के वो ये ऑर्डर पास कर सकती है बेटा? एक्ट आया उसके बाद 5 साल. एक्ट आया 2017 में, तो 18, 19, 20, 21, 22. तो यहाँ पे 30 जून 2022 तक के यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है बेटा? गवर्नमेंट ये ऑर्डर पास कर सकती है, उसके बाद ये नहीं कर सकती. तो पहले ये 3 years था, उसको यहाँ पे एक्सटेंशन दिया गया. ठीक है, कुछ भी नहीं है, सेम है, ये प्रोविजन पहले भी था. 3 years को 5 years किया उन्होंने. अमेंडमेंट से इतना ही है. नेक्स्ट बेटा, नो अप्रूवल ऑफ कमिश्नर इन बोर्ड required to exercise power in respect of audit fees and job work procedure. तो बेटा एक सेक्शन 168 हमने पढ़ा था, किससे रिगार्डिंग था वो बेटा पावर देता था इशू, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन के. सो सेक्शन 168 मैंडेट्स प्रोविजन रिगार्डिंग पावर टू इशू. जो पावर टू इशू है, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शंस बेटा कहां से मिलते हैं? सेक्शन 168 से मिलते हैं. और उसमें कमिश्नर की डेफिनेशन डिफाइंड है. Section 168 provides meaning of commissioner for the purpose of issue of directions and instructions of various provisions of the GST Act. GST Act में बहुत सारी जगह जहां कमिश्नर यूज किया हुआ है, बहुत सारे सेक्शंस जो 168 में बेटा हम देखेंगे अभी मेंशन्ड है, वहां पे कमिश्नर की क्या डेफिनेशन रहेगी वो बताया. और कमिश्नर कौन रहेगा वहां बताया? कमिश्नर या सेक्रेटरी जो बोर्ड में पोस्टेड है. सो द मीनिंग ऑफ कमिश्नर इज मैंडेटेड एज कमिश्नर और सेक्रेटरी पोस्टेड इन बोर्ड. And it has been provided that commissioner or joint secretary shall exercise power specified in specified section with the approval of the board. अब बेटा यहाँ पे देखेंगे 168 में कुछ अमेंडमेंट हुआ है. मैं एक बार ये 168 जो है वो सेक्शन ही खोल रही हूँ. मैं एक बार 168 पढ़ूंगी बेटा.
The board may, if it is considered it necessary or expedient so as to do for the purpose of uniformity in implementation of the act, क्या कर सकते हैं? They can issue order, instruction, direction to the central tax officer as it may deem fit, and thereupon all officer and other person employed in implementation of the act shall observe and follow such order, instruction or direction. तो उन्हीं सब ऑफिसर्स को बेटा क्या करना है, ये जो भी ऑर्डर इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस आएंगे उनको मानना पड़ेगा. द कमिश्नर स्पेसिफाइड इन, बेटा फिर अब ये सारे अलग अलग सेक्शन दिए हुए हैं, ये सारे जो जीएसटी एक्ट के अलग अलग सेक्शन है बेटा यहाँ पे दिए हुए हैं, और जो भी कमिश्नर यहाँ पे स्पेसिफाइड है शैल मीन व्हाट, अ कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन बोर्ड एंड सच कमिश्नर और जॉइंट सेक्रेटरी शैल एक्सरसाइज द पावर स्पेसिफाइड विद द सेट सेक्शन विद द अप्रूवल ऑफ द बोर्ड. ठीक है, तो कमिश्नर कौन रहेगा या जॉइंट सेक्रेटरी, बेटा इन सभी अलग अलग सेक्शंस के लिए जो कि बोर्ड में पोस्टेड है. जो सेक्शंस यहाँ पे सारे ये देख सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस दिए हुए हैं. अब इसमें अमेंडमेंट क्या आया बेटा, यहाँ पे पहले बेटा सेक्शन जो था यहाँ पे सेक्शन 66(5) भी यहाँ पे था, उसको रिमूव कर दिया गया. यहाँ पे इन लिस्ट ऑफ सारे सेक्शंस में बेटा 66(5) था, उसको रिमूव कर दिया गया. तो इम्पैक्ट क्या आया बेटा, the amendment has removed 66(5) from 168(2). This removal means commissioner determining the expenses and remuneration for special audit under 66 need not be what, commissioner or joint secretary posted in board. तो जरूरी नहीं है उसके लिए आपको कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी जो बोर्ड में पोस्टेड है वही होना चाहिए, जरूरी नहीं है. किस चीज के 66(5) को ही, क्योंकि वहां से रिमूव कर दिया गया. ठीक है, नेक्स्ट 66(5) किस बारे में बात करता बेटा, डिटरमाइनिंग द एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन फॉर स्पेशल ऑडिट की बात. सेकंड एक अमेंडमेंट और आया यहाँ पे, एंड द अमेंडमेंट हैज केप्ट सेकंड प्रोविजन टू 143(1) आउट ऑफ इट्स एम्बिट. हम देखेंगे यहाँ पे, एक बार मैं वापस से जाऊंगी, ये देखो ये इन्होंने सारे सेक्शंस यहाँ पे लिए हैं, एंड यहाँ पे सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 143 एक्सेप्ट सेकंड प्रोविजन को बाहर रखा. ये जो पार्ट है ये सब्स्टिट्यूट किसके लिए हुआ बेटा, पहले यहाँ 66(5) था और 143(1) था, उसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया, subsection 1 of 143 except what beta, the second proviso thereof. So they have kept what, the amendment has kept second proviso to 143 out of its ambit. It means it is pertinent to mention here that second proviso gives power to commissioner. किस चीज के लिए second proviso बेटा, to extend time for bringing back the goods for job work for a further period of 1 year for inputs and capital goods. जो further extension मिलता है 1 साल इनपुट के लिए, 2 साल कैपिटल गुड्स के लिए, वो था बेटा वहां पे हमने देखा था. Accordingly, with this amendment, the commissioner empowered under second proviso to extend time limit for bringing back the goods for job work also need not be the commissioner or joint secretary posted in board. बेटा 168(2) में दो चीजें यहाँ पे चेंज कर दी. 66(5) जो कि डिटरमाइन करता था एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन फॉर स्पेशल ऑडिट, उसको रिमूव कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वहां जो कमिश्नर ही रहेगा वो कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन बोर्ड रहे, वो कोई जरूरी नहीं है. सेकंड 143(1) को रखा और उन्होंने आउट ऑफ एम्बिट किसको कर दिया, प्रोविजन टू 143(1), जो किस चीज के लिए रहता था बेटा, टाइम लिमिट फॉर ब्रिंगिंग बैक द गुड्स के लिए जो पावर दिया जाता था कमिश्नर को, एक्सटेंड द टाइम लिमिट इनपुट्स के केस में 1 साल और कैपिटल गुड्स के केस में 2 साल. तो उस केस में भी जरूरी नहीं है वो जो कमिश्नर जो टाइम लिमिट बढ़ाएगा वो कमिश्नर या जॉइंट सेक्रेटरी पोस्टेड इन बोर्ड. ठीक है, तो ये एक दो छोटे छोटे से अमेंडमेंट थे बेटा मिसलेनियस प्रोविजन से रिलेटेड. एंड बेटा हियर वी कंप्लीट बेटा व्हाट अमेंडमेंट्स जो भी थे हमारे अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू जीएसटी बेटा, जो भी नए अटेम्प्ट के लिए रिलेवेंट थे यहाँ पे जीएसटी पोर्शन के अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं. मैं फिर से बता दूं बेटा, जिसको भी फुल्ली अपडेटेड बैच देख रहे हैं वो बेटा अपडेटेड बैच कहाँ पे अवेलेबल है, ICAleague.com में अवेलेबल है और आप ले सकते हैं. 100 आवर्स की क्लास है, डिटेल्स क्लास के सारे कुछ आपके ICAleague.com में अवेलेबल है. ठीक है बेटा, सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर. थैंक यू.